हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके रोटेशनल मोशन चैप्टर का। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए पहले समझते हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। देखिए, अगर ये मेरी एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट है r1 डिस्टेंस की दूरी पे, एक दूसरा पॉइंट है r2 डिस्टेंस की दूरी पे, और एक ये तीसरा पॉइंट है जो कि अल्फ़ा एंगल पे है r3 डिस्टेंस की दूरी पे। इसका मास है पॉइंट मास m1, इसका m2 और इसका m3। ठीक, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक्सिस पता होनी चाहिए, जिस एक्सिस के अबाउट आपको सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, प्लस m2 का अगर मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और अगर m3 का लिखूं तो हो जाएगा m3 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 नहीं है, पर यहाँ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 साइन अल्फ़ा, तो हो जाएगा r3 स्क्वायर साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। और पूरे सिस्टम का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, आप समझ ही गए। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज एक्सिस के अबाउट सबको जोड़ दूँगा। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हमने की अगर डिस्क्रीट मासेस हों तब क्या होगा। अब मान लीजिए अगर कॉन्टिन्यूअस मासेस हों, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब क्या होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक ये हमें रॉड दे रखी है, इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ इसकी जो है l है, और बोला कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस वाली एक्सिस जिसको हम z डैश बोल रहे हैं, इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि इस पे मास जो है वो इसकी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर मास का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इस केस में हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का छोटा सा मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज़ डी, वो क्या हो जाएगा, ये छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि x का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर मुझे पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं सारे छोटे छोटे डीआईस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा यानी कि इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक, अच्छा, इस रॉड पे क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ये कंटिन्यूअस रॉड है और इस पे क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रॉड इज m, लेंथ ऑफ द रॉड इज l। ठीक, तो अगर इस छोटे से एलिमेंट का मैं मास लिखूं यानी dm, तो dm कितना हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लैम्डा हम निकाल चुके हैं, कितना है m/l x स्क्वायर
dx। इसको करना है हमको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करना है यानी कि वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, x है, और x को कहाँ से कहाँ तक लें कि पूरी रॉड ही इंटीग्रेट हो जाए। तो x इज़ इक्वल टू 0 से अगर हम l तक ले लेंगे तो पूरी रॉड इंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि 0 से l ले लिया मैंने। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे m/l बाहर चला गया, अंदर क्या आया x³/3, लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से l। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 1/3 ml²। ठीक, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े क्या, कि अगर डिस्क्रीट बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे लिखेंगे, m1r1² प्लस m2r2² प्लस जितने भी बॉडीज़ हैं सबका जोड़ देंगे प्लस mn/rn²। ये कब, जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स हों। और कंटिन्यूस वाले में क्या फॉर्मूला आया, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी, और डी कैसे लिखा, इंटीग्रल m इंटू एक्स, या फिर हम इसको r भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल dm इंटू r का स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि डिस्क्रीट में कैसे निकालेंगे और कंटिन्यूस में कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ। मान लीजिए ये रॉड है, अब बोला कि सेंटर से एक एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर से हम देख सकते हैं कि क्योंकि मास अलग अलग डिस्टेंस पे है, छोटा छोटा सा मास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक छोटी सी लेंथ का एलिमेंट dx लेंथ का ले लेते हैं, और इसका मास कितना हो जाएगा dm, और dm कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जिस भी लेंथ, छोटी सी लेंथ का हम मास निकालना चाह रहे हैं। लैम्डा क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट की छोटी सी लेंथ। तो ये मेरा dm हो गया। अब क्या बोलूँगा मैं, di इज़ इक्वल टू dm इंटू x²। सो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल di। ठीक, dm की वैल्यू हम निकाल चुके हैं m/l इंटू dx मल्टीप्लाइड बाय x²। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊं कि पूरी रॉड ही इंटीग्रेट होके आ जाए। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली पॉइंट कितना हो जाएगा -l/2, और ये वाला कितना हो जाएगा l/2। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो -l/2 से +l/2 तक इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, m/l बाहर चला जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। लिमिट रख देते हैं -l/2 से l/2। तो ये कितना आया, m/l ब्रैकेट में 3 को भी बाहर ले सकते हैं हम, ब्रैकेट में l³/8 माइनस l³/8। तो ये कितना हो गया, m/3l इंटू 2 टाइम्स l³/8। तो ये कटा, ये आया 4, और फाइनल आंसर क्या आया, एक l से ये भी कट गया, ये आया स्क्वायर। तो ये कितना आया, ml²/12। ठीक, अब देखिए ये दो फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये जो दो फॉर्मूले निकाले गए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक मिनट, एक तो हमने क्या देखा कि अगर एक रॉड है और रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो I कितना आएगा, ml²/3। ठीक, दूसरा अगर एक रॉड है और रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकालें तो I कितना आएगा, ml²/12। इसी तरीके से और भी
बॉडीज़ हैं जिनके आपको याद रखने पड़ेंगे। मान लीजिए ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसका मास तो m है और रेडियस इस रिंग का r है। तो इसका अगर मैं ये सेंटर से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर मैं z एक्सिस के अबाउट निकालूं यानी कि आई जेड, तो रिंग का आएगा एम आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करके ये आता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो अगर मैं एक सर्कुलर प्लेट ले लूं, ये क्या है, प्लेट है, इसका रेडियस r है और मास m है। तो इसमें भी अगर मैं z एक्सिस के अबाउट यानी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट निकालूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक। रॉड का आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, एंड से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, रिंग का आएगा एम आर स्क्वायर, प्लेट का आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक। फिफ्थ, मान लीजिए अगर मैं बात करूं एक सॉलिड स्फीयर की, क्या बात कर रहे हैं हम, सॉलिड स्फीयर की। अब देखिए इसमें सारी एक्सिस सेम ही होंगी, मैं कि कोई भी एक एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास करती है उसके अबाउट निकालो, क्योंकि ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर में कोई भी आप एक्सिस लोगे जो सेंटर से पास कर रही है तो उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग सेम ही होगा। तो अगर मैं यहाँ निकालूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। एम क्या है, इसका मास है, और आर क्या है, इसका रेडियस है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, अगर मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर है, यानी इस पे सारा मास जो है वो इसके बाहर बाहर ही है, अंदर से ये खाली है, और इसका रेडियस है आर, इसका मास है एम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रही है अगर मैं निकालूं, तो आई आएगा एम आर स्क्वायर 2/3, ठीक। ये बात समझ में आती है हमको। अब देखिए हो क्या रहा है, यही देखते हैं। मान लीजिए इस मास को मैं यहाँ से उठा के और दूर ले आता, इतनी दूर ले आता आर डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, इनिशियल कितना था m1 r1 स्क्वायर, और यहाँ ले गए तो कितना आया m1 r का स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो r है वो r1 से बड़ा है, यानी ये जो टर्म है बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो बड़ा है पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। यानी अगर मास सेम रहे पर उसकी एक्सिस से दूरी बढ़ जाए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमें इन फॉर्मूले को ध्यान रखने में काम आएगा। देखिए यहाँ क्या है, इसमें सारा मास ज़्यादा दूरी पे लोकेटेड है, ठीक। तो इसका आ रहा है एम एल स्क्वायर बाय 3, और इसमें एक्सिस से ये वाला मास और ये वाला मास थोड़ा पास में, मतलब ऐसा कोई मास नहीं है जो पूरी एल लेंथ दूरी पे हो। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, कम आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 12 आ रहा है। इसमें डिनोमिनेटर में 3 है, उसमें 12 है, तो कौन सा कम होगा, जिसमें ज़्यादा होगा, यानी सेकेंड वाला कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसमें मास जो है वो कंपैरेटिवली इस वाली एक्सिस के पास लोकेटेड है और इसमें कंपैरेटिवली दूर लोकेटेड है। उसी तरीके से रिंग में आप देखो सारा मास जो है वो आर की दूरी पे लोकेटेड है, ठीक। तो आ रहा है एम आर स्क्वायर। और सॉलिड में क्या है, सॉलिड में कुछ मास यहाँ पास में पड़ा हुआ है, कुछ दूर पड़ा हुआ है, कुछ और दूर पड़ा हुआ है, पर सारा का सारा आर दूरी पे नहीं है। तो क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। तो कौन सा कम है, ये प्लेट वाला कम है और रिंग वाला ज़्यादा है। इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर में देखो, सॉलिड में
क्या हो रहा है, ये वाला मास देखिए इसके पास है, ये वाला मास और दूरी पे, ये वाला मास और दूरी पे, तो कितना आ रहा है 2/5 mr²। पर हॉलो में क्या होगा, सारा मास यहाँ पे होगा, सारा मास इसके सरफेस पे होगा, तो सारा ही मास r की दूरी पे है, तो इसमें कितना आ रहा है mr², 2/3। तो 2/3 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, तो 2/5 जो है छोटा है और 2/3 बड़ा है, यानी ये कितना आया, कम आया, और ये कितना है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सारा मास r की दूरी पे है, यहाँ पे कुछ मास पास में है, कुछ मास दूर है, कुछ मास r डिस्टेंस पे, ठीक है। पर शर्त क्या है, शर्त है मास देखो दोनों का सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि मास में भी फ़र्क कर दिए फिर कंपेयर कर रहे हैं, मास सेम हो तब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, और रॉड जो है वो ऐसे पड़ी हुई है, रॉड मेरी ऐसे पड़ी हुई है, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। बोला इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, ये है क्वेश्चन, ठीक। ये एंगल आपको दिया होगा, अल्फ़ा एंगल दे रखा है, बोला कि करके दिखाओ, ठीक, कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, ठीक। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x साइन अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक। डी लिख के देखते हैं कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, ध्यान रहे डी होता है छोटा सा मास मल्टीप्लाइड बाय दूरी का होल स्क्वायर, ये होता है डी। तो फिर आई क्या होता है, आई होता है डी का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दिया। पूरी रॉड चाहिए, तो ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू l, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l। अच्छा dm निकालना बच गया, dm क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उस एलिमेंट की लेंथ, तो dm की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे m/l इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 to l, ठीक है। कांस्टेंट वाली चीज़ों को बाहर निकालो, m बाहर, l बाहर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी बाहर, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है ना, दे रखा है क्वेश्चन में। 0 to l करना है किसको इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर डी एक्स को। जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, m/l साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट रख दी तो l³/3, एक l से ये कटा, ये आया स्क्वायर, कितना आया m/ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 3। तो एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा की टर्म हमारी एक्स्ट्रा आ गई। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस पर वापस जाना है, तो अल्फ़ा को क्या डाल दो, 90 डाल दो, तो देखो ml²/3 आ जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आती। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकाल लेते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दे रखा है कि 4 पॉइंट मासेस पड़े हुए हैं एक ये स्क्वायर अरेंजमेंट में, ठीक। इसका मास m, इसका मास m, इसका m, इसका भी m, ये लेंथ दे रखी है आपको l। तो बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, जो कि 45 डिग्रीज के एंगल पे, ठीक। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए इसको बोल देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 का कितना हो जाएगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 है,
I3 अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, तो देखिए I3 ये एंगल 45 है, ये है आपका स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड्स के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री पूरा। तो यही हो गई ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायगोनल के बराबर हो गई। डायगोनल कितना होता है स्क्वायर में, अगर ये लेंथ L है तो ये भी कितनी होगी L, तो ये कितनी हो गई L स्क्वायर, सॉरी L√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितनी आएगी L√2। तो I3 कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी L√2 का स्क्वायर। अब I2 लिखते हैं, I2 क्या होगा, I2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये एंगल क्या होगा 90। अब ये लेंथ हमको पता है कितनी है, ये लेंथ कितनी है L है। इस ट्रायंगल में आप अगर देखो तो ये एंगल 45, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये वाला कितना है 90। तो अगर ये L है तो ये वाला कितना हो जाएगा L cos 45, कितना आया cos 45 होता है 1/√2, तो L/√2 हो गया, ठीक। तो I2 कितना हो जाएगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी L/√2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से I4 देखो तो कौन सी दूरी, ये डिस्टेंस, तो आप समझ ही सकते हो ये डिस्टेंस उतनी है जितनी ऊपर वाली है। तो कितना हो गया m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर। सबको आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 0, ये कितना हो गया 2mL², ये कितना हो गया mL²/2, और ये कितना हो गया mL²/2। जैसे ही आपने सबको ऐड किया तो टोटल I कितना आ गया 3mL², ठीक। ये बात समझ में आती है सबको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी में एक इजी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैं बस दे देता हूँ आपको। तो देखिए ये सेम है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, ये डिस्टेंस जो है ये सेम, फिर आपको L दे दी। अब ये M है, ये 2m है, ये 3m है, और ये 4m है। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। ऐसे सिंपल बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बात कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो देखिए ये थ्योरम क्या कहता है। पहली चीज़ तो ये थ्योरम में आप ध्यान रखें कि नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल एक ये लैमिना दे रखा है, ये क्या है लैमिना है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए यहाँ कोई एक मास पड़ा है, ठीक। ये मैंने अपनी एक्सिस बना ली, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकलती हुई मेरी जेड एक्सिस, ठीक। तो अगर मैं आई एक्स लिखूँ, इसका मास मैं ले लेता हूँ, छोटा सा मास dm है, ठीक। अगर मैं आई एक्स ले लूँ तो
लिखना चाहूँ तो आई एक्स कितना होगा, एलिमेंटल आई एक्स का इंटीग्रेशन, और एलिमेंटल आई एक्स होगा कितना, वो होगा डी एम, यानी कि इस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। तो ये एक्सिस से अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लूँ तो इस एक्सिस से ये दूरी कितनी आई, ये दूरी कितनी आई, ये दूरी आएगी वाई। ठीक, तो डी एम इंटू दूरी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्सिस से दूरी कितनी है, वाई है, तो वाई का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं आई वाई लिखूँ तो आई वाई कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी होगी, फिर ये दूरी हो जाएगी एक्स। तो क्या होगा, इंटीग्रल डी आई वाई, और डी आई वाई कितना होगा, डी एम इंटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, एक्स वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब मैं आई जेड लिखने की कोशिश करता हूँ। आई जेड देखते हैं कितना होगा। इस पार्टिकल के लिए अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल आई डी आई जेड का इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा, डी आई जेड कितना होगा, मास इंटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। अब एक्सिस से दूरी क्या है, ये डिस्टेंस है दूरी, जेड एक्सिस से दूरी तो इतनी ही है ना, तो यानी कि ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यही डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस वाई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ठीक, ये तो हो गई दूरी। अब दूरी का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डी एम इंटू वाई स्क्वायर। और ये हम पहले निकाल चुके हैं। डी एम इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, आई वाई है, और डी एम इंटू वाई स्क्वायर कितना है, आई एक्स है, और ये निकाल के रहते हैं हम आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। किसके लिए एप्लीकेबल है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना खाली। ठीक, तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। प्रूफ आप ध्यान रख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में काम आ सकता है। इसी तरीके से एक और थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के एग्जाम्पल्स हम साथ में देख लेंगे। बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। तो मान लीजिए, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2D के लिए एप्लीकेबल है या 3D के एप्लीकेबल, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो लिख देता हूँ मैं, एप्लीकेबल फॉर 2D 3D ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये देखिए, तो ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी जेड एक्सिस है। ठीक, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है जिसका मास है डीएम। ठीक, अब यहाँ पे एक और एक्सिस ले रहा हूँ मैं, ये आपकी जेड एक्सिस है, इसको मान लेता हूँ जेड डैश, और इन दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है वो एल है। तो बेसिकली जेड और जेड डैश हमारी एक्सिस क्या होगी, पहले लिख देता हूँ, जेड एंड जेड डैश आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से। अब इसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलिए मैं आई जेड लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये डिस्टेंस हो गई मेरी एक्स, ये डिस्टेंस हो गई मेरी वाई, तो ये डिस्टेंस कितनी आई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो आई जेड कितना हो जाएगा, पार्टिकल का मास या दैट इज डी एम इंटू दूरी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूरी का क्या करते हैं, होल स्क्वायर, और सबको कर दिया इंटीग्रेट। ठीक, तो ये कितना आया, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसको खोल के लिख दें तो क्या आएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं आई जेड डैश लिखना चाहूँ तो कितना होगा, तो ये दूरी देखनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि हमको इस एक्सिस से अब दूरी देखनी पड़ेगी। तो अगर ये x है ये y है तो ये कितना बचेगा, l माइनस एक्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, इंटीग्रल पार्टिकल का मास विच इज़ डी एम इंटू दूरी का होल स्क्वायर। दूरी कितनी है, l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन कर देते हैं, आइए। तो ये कितना आया, डी एम अंदर कितना आया, ये मेरे ख्याल से आ गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म तो हो गया डी एम इंटू एल स्क्वायर, दूसरा हो गया डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तीसरा हो गया माइनस 2l, एल कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, डी एम इंटू एक्स प्लस इंटीग्रल डी एम इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। क्या आया था ये वाला टर्म, माइनस 2l इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स प्लस इंटीग्रल डी एम इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों टर्म देखें अगर आप, इंटीग्रल, इनका भी इंटीग्रेशन ना, हाँ, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डी एम इंटू वाई स्क्वायर, तो ये कितना है, ये शायद आई जेड के बराबर है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को साथ लिख दिया, ये देखिए ऊपर यहाँ से देखिए, डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। ठीक, अगला टर्म क्या आ गया, अगला टर्म यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एल तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डी एम हो गया माइनस 2l। अब इसको देखिए, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स क्या हो गया, इस बॉडी का मास मोमेंट हो गया, इस बॉडी का मास मोमेंट का एक्स वाला पार्ट हो गया ना, समझ पा रहे हैं आप। ये वाला, ये पॉइंट मैंने क्या लिया है, ओरिजिन ले रखा है, ये 0,0,0 दिख भी रहा है आपको कि ये पॉइंट ओरिजिन है, x, y, z, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों पास कर रही। ठीक है, अगर आपको और देखना है तो मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं इस बॉडी का एक्स सी एम लिखूँगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूँगा, वो क्या होगा, डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एम, ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है कहाँ, बॉडी का, ये बॉडी का हम मान रहे हैं सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन हमने वही मानी थी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास था। ठीक, तो कहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ मास बॉडी का, 0 पे। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही हमने ओरिजिन मान रखी थी। तो ये टर्म क्या हो गया, 2l मल्टीप्लाइड बाय 0। अब देखिए, तो यहाँ से क्या आया, आई जेड प्लस डी एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर, बाहर पड़ा हुआ था, और ये क्या आ गया, आई जेड डैश। ठीक है, और हमने ओरिजिन कहाँ मान रखी है, सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि ये जो आई जेड है, ये बेसिकली क्या है, आई जेड सेंटर ऑफ मास, यानी आई जेड एक्सिस आपको वहीं से, ओरिजिन आपको वहीं लेनी है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस आपकी जो मान के चल रहे हैं वो किससे पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ठीक, प्लस मास ऑफ द बॉडी, और दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ एल, उसका स्क्वायर। तो ये जो आपका आया है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ये प्रूफ भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात, कुछ बातें जो ध्यान रखने की वो है इसमें ये कि ये 2D 3D दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और इसमें जो हम आई जेड ले रहे हैं या जो एक्सेस ले रहे हैं, जो फॉर्मूले में इधर आ रही है राइट हैंड साइड पे, वो किससे पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। अगर सेंटर ऑफ मास से नहीं पास होगी तो हम इस टर्म को ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। प्रूफ आप ध्यान रख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब दोनों ही परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। तो पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस की। परपेंडिकुलर एक्सिस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए एक रिंग है, ठीक, ये एक रिंग है। तो रिंग से परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही होगी आई जेड, कितना पढ़ा था हमने रिंग के लिए? ये रिंग है, हमने पढ़ा था एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द रिंग एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। अब मेरे से बोला है कि चलिए बताइए इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन से पास हो रही, जो इसकी प्लेन में है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। यानी आई एक्स बताइए कितना होगा और आई वाई बताइए कितना होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, तो हमको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट है। तो यानी आई एक्स मेरा आई वाई के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं के है, ठीक। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मेरे को क्या पता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि के प्लस के इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दैट मीन्स एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के। दैट मीन्स आई एक्स कितना हो गया? आई एक्स और आई वाई बराबर हैं, और कितने हो गए? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, तो अब हमको रिंग में जेड एक्सिस के अबाउट भी पता चल गया कितना एम आर स्क्वायर, और एक्स और वाई के अबाउट भी पता चल गया कितना एम आर स्क्वायर बाय 2। उसी तरीके से एक और देखें, तो मान लीजिए कि अब रिंग की जगह सर्कुलर प्लेट ले लूँ अगर मैं, तो दिस इज द सर्कुलर प्लेट। प्लेट है यानी कि पूरे एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर प्लेट, ठीक। तो इसमें जेड एक्सिस के अबाउट तो मेरे को पता ही था, पहले ही लिख चुके हैं, कितना आता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। अब क्वेश्चन पूछा आपसे कि चलो बताओ तो फिर ये एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा और वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो अगर ये आई एक्स है तो ये आई वाई है। पूछा आई एक्स और आई वाई बताओ, नहीं पता, तो आई एक्स बताइए, आई वाई बताइए। आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एक्स के अबाउट जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई के अबाउट है। तो यानी आई एक्स और आई वाई क्या होने चाहिए? बराबर होंगे, है ना। और हमको क्या पता है परपेंडिकुलर एक्सिस से कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, दोनों बराबर हैं, यानी ये हो गया 2 आई जेड की वैल्यू कितनी होती है? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आई एक्स कितना आ गया मेरा? एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक, ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, चलिए और देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पैरेलल एक्सिस के एग्जाम्पल, पैरेलल एक्सिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, पैरेलल एक्सिस के देखें, चलिए मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है। मान लीजिए एक रिंग है, ठीक, इसका दे दिया मास है m, रेडियस है r। बोला कि रिंग से एक ये एक्सिस जो पास कर रही है जो कि इसके टेंजेंशियल है, इसके अबाउट बताओ i कितना होगा। ठीक, चलिए कर देते हैं। तो देखिए इस वाली एक्सिस के अबाउट तो अभी हम निकाल चुके हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके सेंटर पे। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट पता है ना मेरे को, अभी निकाल के आए हैं। कितना आया था रिंग का? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक,
बस बात ये ध्यान देनी है कि जो एक्सिस को हम रेफरेंस में ले रहे हैं वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, आई अबाउट वही वाला आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू जो भी इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, कितनी होगी ये आर, तो मास इनटू आर का स्क्वायर। चलिए, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये अभी निकाला है पहले, ये देखो यहाँ पे रिंग का, ठीक, ये रिंग है, ध्यान रहे, दिस इज द रिंग, ठीक, दिस इज द रिंग। तो कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आया 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर। चलिए उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, पैरेलल एक्सिस के। चलिए, अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक तो आप खुद से ही ट्राई कर लीजिएगा कि मान लीजिए ये एक हमारा सॉलिड स्फीयर में यही चीज़ कर लीजिएगा, आप कर ही लेंगे, सेम है, कुछ करना नहीं है। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो आपको ये नीचे से एक एक्सिस जो इसके टेंजेंशियल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, ठीक हो जाएगा ये, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, इसका मास दे रखा है m, साइड्स की लेंथ जो दे रखी है वो ए दे रखी। अब बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। आप सबसे पहले तो बताइए, बोल दिया, चलिए इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कितना होगा, ठीक। चलिए, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को बताना है, देखते हैं कैसे बताते हैं। देखिए, अब ये वाला अगर मास है जो कि यहाँ से x दूरी पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ भी एक मास होगा जो कि यहाँ पे x दूरी पे है, यहाँ भी होगा जो कि यहाँ पे x दूरी पे, ठीक है। अब इस रॉड को इस स्क्वायर प्लेट को मान लीजिए हमने दोनों तरफ से स्क्वीज़ करना शुरू किया, तो ये वाला मास जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला मास उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला मास उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला मास भी उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही इस तरफ भी। तो ये जो मास है, इसकी ये मास यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो इसकी जो पहले एक्सिस से दूरी थी बाद में भी वही रही, और ये वाला मास जो यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा तो इसकी जो एक्सिस से दूरी थी उतनी ही रही। तो यानी कि अगर मैं इसको स्क्वीज़ कर दूँ तो एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी, और अगर आप इसको स्क्वीज़ करोगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगी। आपको निकालना किसके अबाउट था, इस वाली एक्सिस के अबाउट, जो कहाँ से पास कर रही, इसके सेंटर से पास कर रही। ये लेंथ कितनी बचेगी आपके पास, ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ होगी a/2, ये लेंथ होगी a/2। तो इस रॉड की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज a, ठीक है। तो अब मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं जो कि मास m की है इस एक्सिस के अबाउट, या स्क्वायर प्लेट का निकालूं, बात तो सेम है। और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट होता कितना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेंटर से जो पास करती है वो कितना होता है ml²/12। यहाँ पे रॉड की लेंथ कितनी है, a है, तो ये कितना हो जाएगा ma²/12, सिंपल। उसी तरीके से अगर आपसे पूछते कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो आप समझ सकते हो सेम ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, दोनों एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो कितना हो जाएगा ma²/12,
12 इसके अबाउट भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन मेन था वो पूछूं कि चलो बताओ इसके अबाउट कितना होगा। वो एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से जो इसके सेंटर से पास कर रही है और इस स्क्वायर के प्लेट के परपेंडिकुलर है, यानी जेड एक्सिस बोल देता हूँ इसको। तो आई जेड कितना हो जाएगा, तो हमें पता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 12। आई वाई कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 12। आंसर कितना आया, एम ए स्क्वायर बाय 6। बात समझ में आती। और आगे बढ़ें, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस डायगोनल के अबाउट बताइए फिर कितना होगा। ये डायगोनल है, इसके अबाउट बताइए कितना होगा। ठीक, तो इसके अबाउट पूछा है, कुछ करना ही नहीं है। आप एक डायगोनल और बना दीजिए, दूसरा वाला जो बचा रहेगा ये वाला, ये भी एक डायगोनल बना लीजिए आप। ठीक, ये 2 डायगोनल बना लिया आपने। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसके अबाउट जितना होगा उतना ही इसके अबाउट होगा। यानी इस वाले डायगोनल को अगर मैं इसको एक्स डैश बोल दूँ, इसको वाई डैश बोल दूँ, एक्सिस का नाम है ये, अगर इस एक्सिस को मैं एक्स डैश बोल दूँ, इस एक्सिस को मैं वाई डैश बोल दूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई ऑफ एक्स डैश प्लस आई ऑफ वाई डैश। क्या ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं? डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है स्क्वायर में, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई जेड, है ना। आई जेड अभी निकाला है, कितना आया, एम ए स्क्वायर बाय 6। और आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश पता है हमको क्या है, बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई एक्स डैश इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6। दैट मीन्स आई एक्स डैश कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 12। ये लीजिए, ये भी हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और दे दूँ, चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है मेरी। ठीक, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट ए। बोला कि इस वाली एक्सिस के अबाउट बताओ जो कि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल। ठीक, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।